नमस्कार बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 1 के एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के सीरीज में अपने पास ये तीसरा वीडियो होगा चैप्टर नंबर 1 का। इसके पहले हमने 1.1 और 1.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। तो आज हम इसके एग्ज़ाम्पल्स भी देखते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या तो वो क्वेश्चंस पूछता है या एग्ज़ाम्पल पूछता है। तो हम यहाँ पर ये एक सीरीज चला रखी है, तो जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। चलिए देखते हैं इसके एग्ज़ाम्पल चैप्टर नंबर 1 के, जो अपनी एनसीईआरटी बुक है उसमें से। चलिए यहाँ पर अपने पास सभी एग्ज़ाम्पल्स के सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला एग्ज़ाम्पल है आपका बुक का, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ पर n एक प्राकृत संख्या है जांच कीजिए क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए अंक शून्य पर समाप्त हो सके, यानी कि इकाई का अंक क्या आ सके, शून्य आ सके। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर किसी भी n के लिए n कोई प्राकृत संख्या है अपने पास, n के लिए 4 की पावर n के गुणनखंड करने पर 2 व 5 आते हैं तो यह शून्य पर समाप्त होगी। ये संख्या कहाँ पर समाप्त होगी? शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसके गुणनखंड करके देखते हैं। लेकिन 4 की पावर n, और इसको 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 2 की पावर 2n, ऐसा हो जाएगा, घातीय गुणा हो जाती है। अब यहाँ देखिए 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 4 की पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 तो है परंतु 5 नहीं है। अतः यह संख्या, यहाँ पर ये 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये अपने को जांच करने के लिए कहा था, हमने इसको जांच कर दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ भी है बोर्ड एग्ज़ाम में, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही एक प्रश्नावली का भी क्वेश्चन था 6 की पावर n 1.1 का, उसको भी हमने समझाया। चाहे तो आप एक्सरसाइज 1.1 वाली वीडियो में जाके वापस से उसको देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करने हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कर सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 3 लिख सकते हो। 20 को क्या लिख सकते हो, 2 और 5, ये गुणनखंड कर दिए। चाहे तो हम 2 की पावर 2 × 5 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब एक तो पूछ रहा है वो HCF दोनों में जो कॉमन है, दोनों में 1 बार 2 कॉमन है, तो HCF तो हो जाएगा इसका 2, एक आंसर ये हो गया। LCM में क्या करेंगे, पहले तो कॉमन देखेंगे, 1 2 तो कॉमन है, फिर क्या बच गया, फिर बच गया अपने पास एक तो 2 बच गया, एक 3 बच गया, एक 5 बच गया, ये सारे बच गए। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 60। कितना आ रहा है, 60 आ गया। तो यहाँ पर अपने पास इसका LCM तो आ गया 60 और यहाँ पर HCF आ गया 20। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये तो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, फिर इसका LCM ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे। 96 के टुकड़े करने हैं आपको। 96 के अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो 2 से डिवाइड करेंगे 48 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से, फिर लास्ट में 3 से। तो ये आ गया 2 की पावर 5 × 3, 404। इसके भी फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 2 2 0 हो गया, 2 2 202 हो गया, फिर 2 से, फिर 101,
तो ये वाला हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना में 101। अतः HCF ज्ञात करने के लिए कह रहा है पहले HCF ज्ञात करेंगे तो HCF हो जाएगा, दोनों में देखो 2 कॉमन है और 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मिनिमम पावर लेते हैं, 2 बार 2 कॉमन है ना, देख लो यहाँ पर, तो कितना हो गया 4। HCF कितना आ जाएगा 4। अब ये कह रहा है LCM ज्ञात करो। अब आपको पता होना चाहिए कि HCF और LCM का मल्टीप्लाई दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणा, ये होता है HCF और LCM। दो संख्याएं जो होती है उनका LCF और LCM उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो दो संख्याएं क्या थी, 96 और 404। HCF अपने पास 4 आ गया और LCM देखो इसकी सहायता से हम LCM ज्ञात कर रहे हैं। तो LCM बराबर 96 गुणा 404 बटा में 4। 4 का भाग 96 में दे सकते हैं, कितनी बार जाएगा 4 का भाग 96 में, देखिए 24 टाइम, और यहाँ पर ये 404 24 बार जाएगा। यस, अब यहाँ पर अपने पास इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 96 फिर 96, तो यहाँ पर 9496, इसका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 संख्याएं दे रखी है और इनका भाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं। इनमें से ही क्वेश्चन पूछता है वो घुमा घुमा के। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है चौथा। यहाँ पर ये 6, 72 और 120 इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने आनी चाहिए आपको। 6 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा 3, यह अभाज्य संख्याओं में लिख दिया। 72 को बताइए क्या क्या लिख सकते हैं, 2 फिर 36 हो गया, फिर 2 18 फिर 2 9। अब 9 को 3 × 3, तो यहाँ पर अपने पास आ गया ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब 120 के भी कीजिए, यहाँ पर अपने 2 60 हो गया, फिर 2 फिर 2, अब 3 का 15 में, फिर 5 का, तो कुल मिलाकर 2 की पावर 3 और यहाँ पर 3 × 5। बताइए HCF पूछ रहे हैं, तीनों में जो कॉमन है वो H का HCF होगा। तीनों में जो कॉमन है, तो तीनों में क्या कॉमन है, देखो तीनों में 2 कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है, एक बार 2 और एक बार 3, तो HCF बिल्कुल सिंपल तरीके से आ गया अपने पास 6। अब निकालना है LCM। LCM में जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर लेते हैं, तो LCM में 2 कॉमन है, 2 की बड़ी पावर है 3, ये लेंगे। LCM में 3 भी कॉमन है, 3 की बड़ी पावर क्या लेंगे 2, बड़ी पावर है, देखो यहाँ पर 1, यहाँ 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, और बच गया कौन, केवल 1, 5 बच गया। 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये वाला 9 और ये वाला 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे 72 × 5, ये वो वाला हो जाएगा 360। तो LCM आ गया 360, HCF आ गया 6। तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में इन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं, आए हुए भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिद्ध करना है √2 एक अप्रमेय संख्या है। हमने 1.2 में बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। चलिए वापस से एक बार और देखते हैं। इन क्वेश्चन का जितना दोहरान करोगे उतना ही ज़्यादा कंटेस्ट होते जाएंगे बच्चों, तो इनको एक बार अच्छे से देखना है आपको सभी क्वेश्चंस को। चलो, माना √2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय, और मान क्या लिया, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें हम मान लिया तो मान लेते हैं। माना √2 बराबर a/b, ये मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा √2b, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या लगाकर दोनों तरफ वर्ग कर दें, a² बराबर 2b²। समीकरण 1। ये जो है b², इसके आगे 2 लिखा हुआ है, मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा, तो सामने वाली जो संख्या है उसमें भी 2 का भाग जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, संख्या ये जो है यहाँ पर, अतः 2a² को विभाजित
करता है। 2 किसको विभाजित करेगा? ए स्क्वायर को। तो बताइए 2 ए को भी विभाजित करेगा। ये वाली चीज़ आ गई अपने पास, अर्थात 2 क्या हो जाएगा? इसका एक गुणनखंड हो गया। 2 इसका क्या हो गया? मल्टीपल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, जैसे हमने मान लिया अर्थात फिर से a बराबर 2k ऐसे मान लिया, क्योंकि ये 2 के गुणज में आ रहा है। अब ये वाला मान हम अपने पास जैसे समीकरण 2 दे दिया, समीकरण 1 में रख देंगे। 2k स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, यहाँ पर ये 4k स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 2b स्क्वायर। यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर। अब इस वाले समीकरण को देखकर आप क्या कह सकते हो? इसमें यस आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जो 2 है 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात या यूँ लिख सकते हैं, अतः 2 b को भी विभाजित करेगा, ऐसा लिख सकते हैं, करेगा। अतः यहाँ पर a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आया? उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 2 है। अगर आपने यहाँ पर रूट 2 को क्या माना है? एक परमेय संख्या माना, तो यहाँ पर लिखना था b डज नॉट इक्वल्स टू 0, तथा ये भी लिखना था अपने को, क्या लिखना था? इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं एक बार, अर्थात a व b पूर्णांक है तथा a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये अपने को परमेय संख्या जब मानी तब ये अपने को पता था। अब यहाँ पर तो a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ गया? 2 आ गया। अतः हमारी संकल्पना का विरोधाभास हो रहा है, हमारी संकल्पना का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमने जो माना वो गलत मान लिया। अतः रूट 2 एक परमेय संख्या है, यह गलत है, तो फिर क्या होगा? उल्टा होगा। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ये अपने को सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रमेय थी। कई बार ये प्रमेय सीधी पूछ लेता है, तो बच्चों ये प्रमेय अपने को याद होनी चाहिए इस टाइप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अपने पास अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें भी अपने को सिद्ध करना है। एग्जाम्पल 5 में भी रूट 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है? एक परिमेय संख्या। ये हमने मान लिया। जब ये माना तो रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा? a बटा b, जहाँ b डज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे कह सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे? जब ये माना तो हमने यहाँ लिखना भी पड़ेगा, a व b पूर्णांक है तथा a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमने इसको बता दिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा √3b, b जाके गुणा हो जाएगा तो a² बराबर 3b²। ये समीकरण नंबर 1 कह देता हूँ। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा बताइए। अतः जो 3 है वो 3 किसको, a² को विभाजित करता है। 3 अगर a² को विभाजित करेगा तो 3 1 को भी विभाजित करेगा, चाहे तो आप एग्जाम्पल लेकर देखिए। जैसे मैंने 3 ले लिया, अब 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। अब 3 का स्क्वायर कीजिए यानी कि a², 9 में भी 3 का भाग जाता है। ऐसे ही आप 9 ले लीजिए, 9 में 3 का भाग जाता है, उसका स्क्वायर करोगे 81 में भी 3 का भाग जाता है, तो स्क्वायर में जा रहा है तो सिंपल में भी जाएगा ही जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको। 3 क्या हो गया, इस एक का एक गुणनखंड हो गया। अतः अब मान लेते हैं अपने पास a बराबर क्या मान लेते हैं, 3 के, और ये वाला मान समीकरण 1 में हमेशा रखना है। अतः रखो यहाँ पर 3k² हो जाएगा और बराबर में 3b², इसका स्क्वायर 9k² हो जाएगा, 3b² हो जाएगा, और यहाँ से 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बताना। देखें यहाँ पर आ जाएगा 3k² बराबर में b²। ठीक है, 3 से कैंसिल हो गया ये। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो। अतः 3b² को क्या करता है, विभाजित करता है, 3b² को विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, विभाजित करता है ये, तो 3b को भी विभाजित करेगा, जैसा कि पिछले प्रश्न में लिखा था हमने। क्या लिखा था, अतः 3 a व b का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर a और b का एक और गुणनखंड आ गया, कौन सा, 3। तो यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में मानना था, जो हमारी संकल्पना थी, वो क्या हो गई, गलत हो गई। तो हम लिखेंगे यहाँ विरोधाभास हो रहा है, अर्थात √3 एक परमेय संख्या नहीं है। अगर परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस टाइप से अपने को इसको सिद्ध कर देना है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, आपको सारे क्वेश्चंस को देखना है अच्छे से और समझ भी ना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है इसको, और ऐसे ही सारे वीडियोस को देख के अपनी मैथमेटिक्स को अच्छा करना है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 है ये। यहाँ पर भी हमने लिखा माना, ये भी सिद्ध करने वाला ही है। माना 5 - √3 क्या मान लेते हैं, एक परमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अगर इसको परमेय संख्या मान लिया, अर्थात 5 - √3 बराबर a/b, जहाँ b डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये मान लिया। अब यहाँ पर a व b पूर्णांक है, तथा a व b में एक के अतिरिक्त
अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये वाली बात हमने मान ली। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, देखें किस टाइप से कर सकते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपने, इसको लिख सकते हैं √3 को तो उधर भेज देते हैं और a/b को इधर ले आते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे b, इसके नीचे एक टांग लगा दी, b टाइम गया 5b माइनस का a बराबर में √3, ऐसा आ जाएगा। इसको कोई भी समीकरण दे देते हैं, समीकरण 1, 2 जो भी देना चाहो। अब a और b पूर्णांक थे, प्रमेय भी संख्या थी, तो यहाँ पर ये पूर्णांक होने के कारण 5b माइनस a बटा b एक प्रमेय संख्या होगी। भाई पूर्णांक बटा पूर्णांक है और b का मान 0 हो नहीं सकता, यहाँ पर हमने पहले मना कर दिया था। तो ये क्या है, प्रमेय संख्या है, बिल्कुल ये प्रमेय संख्या है। तो इसके बराबर वाली संख्या भी प्रमेय संख्या होनी चाहिए। तो √3 भी एक प्रमेय संख्या है, ये वाली बात भी सही है। अगर ऐसा है तो हमने जो अभी पहले किया था वो गलत है, इसका मतलब √3 एक प्रमेय संख्या तो हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ लिखेंगे लेकिन √3 एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। अतः हमारी संकल्पना का क्या हो रहा है, बोलिए बच्चों, हमारी संकल्पना का विरोधाभास हो रहा है। ये शब्द आपको पक्का लिखना है ऐसे क्वेश्चन में, विरोधाभास हो रहा है। अतः 5 माइनस √3 एक प्रमेय संख्या नहीं है, अतः क्या कह सकते हो आप, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक लास्ट उदाहरण और है, उसको भी देख लेते हैं। इन सभी उदाहरणों का अगर आप PDF देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट एग्जाम्पल है, वो क्या है देखते हैं। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में भी हमने सॉल्व किए थे 1.2 में। तो देखिए बोर्ड में जो भी क्वेश्चन देना चाहेगा, इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन सभी देख रहे हैं, इनसे बाहर वो नहीं जाएगा। आपको चाहे तो PYQ हम देखेंगे तो देखना वो थोड़ा घुमा सकता है, लेकिन देता किताब के क्वेश्चन है ज़्यादातर। चलिए देखते हैं यहाँ पर, इस वाले को मान लेते हैं। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये प्रमेय संख्या मान ली। अब अगर ये प्रमेय संख्या मान ली तो अब 3√2 बराबर a/b ऐसा मान लो, दे दो इसको समीकरण 1। b क्या नहीं है, 0 नहीं है। साथ ही साथ हम लिख भी सकते हैं a व b क्या है, पूर्णांक है तथा a व b में को एक के अतिरिक्त ये वाली लाइन आप हर जगह लिखो, अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा आप बता सकते हो इसको। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर a/3b ऐसा लिख सकते हो, ये समीकरण 2। तो आप क्या लिख सकते हो, अतः 3/a/3b एक क्या होगी, प्रमेय संख्या होगी। देखो पूर्णांक बटा पूर्णांक ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये प्रमेय संख्या होगी, प्रमेय संख्या है। अतः इसके बराबर में जो राशि है वो भी प्रमेय संख्या होनी चाहिए। अतः √2 भी एक प्रमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं √2 क्या है, √2 तो एक है, अप्रमेय संख्या है। तो हमने लिखेंगे यहाँ पर
लेकिन क्या कह सकते हैं, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपनी बात का क्या हो गया, विरोधाभास हो गया क्या। अतः यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, विरोधाभास की स्थिति बन रही है, अर्थात 3√2 यही माना था हमने, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है हमने माना है, और यहाँ विरोधाभास हो गया तो परिमेय संख्या नहीं है। अब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी बच्चों, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये अपने को सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या है। ओके, ऐसे सिद्ध करना था। चलिए, ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। अब आपके उदाहरण आपने देख लिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए सभी PYQ जो इन 2 चैप्टर, ये पहले चैप्टर के जो PYQ आए हुए हैं पिछले 2 सालों में, आपके जो भी अर्धवार्षिक वार्षिक, ये आपके क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे कि किस टाइप से आपके क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से जवाब देने हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।